करते हैं। अगला सेशन जो हमारा बहुत ही आज का इम्पोर्टेंट सेशन है और जिसके लिए आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड के लिए लगातार सोचते हैं। तो मैं सबसे पहले परिचय देना चाहूंगी शौर्य डोवाल जी का। शौर्य जी का 2 दशकों से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का अनुभव है। उन्होंने अपने इस लंबे और इलस्ट्रियस करियर में देश व विदेश की कई शीर्ष कंपनीज के साथ काम किया है। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से उन्होंने सीए का सर्टिफिकेट लिया और लंदन बिजनेस स्कूल और शिकागो बूथ स्कूल से एमबीए उन्होंने किया। अपने बैंकिंग करियर के दौरान शौर्य जी ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज लंदन का भी वो पार्ट रहे। 2009 में इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य वो बने और लगातार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा करने का एक प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया जो आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबली जाना चाहता है अपने यूनिक प्रोग्राम्स के लिए, अपने फेलोशिप्स के लिए और जो एक भावी नेतृत्व तैयार करने का एक काम कर रहा है देश के लिए, उसके लिए इंडिया फाउंडेशन जाना चाहता है और खासकर शौर्य डोवाल जी जो संस्थापक सदस्य थे वो जाने जाते हैं। शौर्य जी ने कुछ साल पहले बुलंद उत्तराखंड नाम से एक मुहिम की शुरुआत की थी। जून 2018 में बुलंद उत्तराखंड के तहत उन्होंने बेमिसाल गढ़वाल अभियान की शुरुआत करी जिसका उद्देश्य क्षेत्र में कृषि, स्वास्थ्य और खेती पर ध्यान देने के साथ साथ पहाड़ के लोगों के जीवन में कुछ मूलभूत बदलाव जिनकी हमेशा मांग होती रहती है, जिनकी हमेशा चर्चा होती रहती है, तो बेमिसाल गढ़वाल और बुलंद उत्तराखंड के साथ शौर्य जी ने एक शुरुआत करी है कि कैसे हमारे गांव को बदला जा सकता है, कैसे फिर से जो एक वाइब्रेंट गांव जिनकी हम बात करते हैं वो हम कर सकते हैं। आज जो शौर्य जी का उद्बोधन हमारे सामने रहेगा और जिसके लिए हमने विशेष रूप से उनसे अनुरोध किया है वो एक इकोनॉमिक मॉडल फॉर उत्तराखंड के लिए बात करने। हम हमेशा बात करते हैं पलायन की। आपने देखा होगा जितनी भी उत्तराखंड में गोष्ठियां होती हैं, इस तरह के सम्मेलन होते हैं, माइग्रेशन एक प्रमुख टॉपिक हमेशा रहता है। और अभी मैं सवाल देख रही थी जो लगातार हमारे जो युवा साथी पूरे भारत से और भारत के बाहर से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी कहीं ना कहीं माइग्रेशन शब्द एक कीवर्ड मुझे दिख रहा था। एंड शौर्य जी की एक बात जो मैंने पहले भी मेंशन करी व्हिच हैज स्टेड विद मी इज दैट माइग्रेशन इज जस्ट अ सिम्पटम, वी नीड टू लुक डीपर और हमें कुछ डीपर कुछ मल्टी फैसेटेड सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, नहीं तो हम केवल माइग्रेशन की साल दर साल बात ही करते रहेंगे। तो विदाउट मच अडू आई विल इनवाइट शौर्य डोवाल जी टू कम एनलाइटन अस अबाउट व्हाट कुड बी पॉसिबली द इकोनॉमिक मॉडल फॉर उत्तराखंड। थैंक यू। Namaskar to all the participants of this young उत्तराखंड थिंकर्स फोरम। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ कि हम उत्तराखंड के अंदर एक ऐसे अमंग द यूथ एक ऐसे थिंकर्स का निर्माण करने जा रहे हैं जो स्टेट के बारे में और जो उत्तराखंड के भविष्य के बारे में सोचते हैं और सोचना चाहेंगे, क्योंकि एक्चुअली हम सब अपने अपने तरीके से, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इस बात को रियलाइज करें, हम बहुत अफेक्ट होते हैं कि हमारा फ्यूचर से हम आज ही में नहीं रहते, हम अपने फ्यूचर में भी रहते हैं और जो फ्यूचर की कई सिचुएशंस होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, वो हमारी लाइफ्स पे इम्पैक्ट करती हैं। तो ये अपने में बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। ऑफ कोर्स एज नेहा सेड कि इस इनिशिएटिव के बारे में हम लोगों ने इंडिया फाउंडेशन एट नेशनल लेवल आज से 7-8 साल पहले काम शुरू किया था और उसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं देश भर में इन क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम ऑफ यंग लीडर्स जो अब भिन्न भिन्न क्षेत्रों में नेशनल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फ्रॉम पॉलिटिक्स टू एकेडमिक्स टू मीडिया एटसेट्रा। तो जब ये आइडिया आया कि उत्तराखंड में भी एक ऐसा यंग लोगों का कॉकस या यंग लोगों का ग्रुप बनाया जाए, तो मैं इस बात से बहुत ही एक्साइटेड हुआ और मुझे लगा कि हाँ, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसका हम जो भी समर्थन कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और हमारी बहुत अपेक्षाएं हैं उत्तराखंड के यूथ से कि आप सब इस चीज़ से जुड़कर
you will be able to contribute in a positive way. So today, I was asked to speak about the economic model of Uttarakhand. Now, for those of you who don't know, just by way of background, मैं खुद भी इकोनॉमिक्स का एक प्रैक्टिशनर हूँ. जैसे नेहा ने कहा, कई साल देश विदेश में मैंने काम किया है इस क्षेत्र में, और पिछले 10 साल से मैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और पॉलिसी उसमें काम कर रहा था देश में. आज से करीब 18-20 महीने पहले मुझे मौका दिया गया, कहा गया कि आप उत्तराखंड जाइए और उत्तराखंड को थोड़ा पढ़िए, समझिए, जो आपका काम करने का, जो मेरा बेसिकली नेशनल लेवल पे काम था. वैसे तो मैं मूलतः उत्तराखंड से हूँ, लेकिन कई साल पहले लाइक मोस्ट उत्तराखंड परिवार, मेरा परिवार भी यहाँ से मूव कर गया था, और मैंने फिजिकली कभी उत्तराखंड में मैं रहा नहीं था. ये 2 साल का अनुभव मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग अनुभव था, और जिससे मेरी अपनी थिंकिंग धीरे धीरे क्लियर होती जा रही थी कि उत्तराखंड के लिए क्या, उत्तराखंड की क्या इश्यूज हैं, उत्तराखंड की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. और while it is still work in progress, मैं ये नहीं कहूँगा कि I have come to a firm conclusion, but 2 years working on the ground has given me some kind of an idea that where Uttarakhand should look to head in the next 20 years, and where in some limited way, whether through my think tank or in politics where I'm involved, I could make a small contribution. But one thing I am clear, I think, and as I said, increasingly clear, that as earlier you heard Ram Madhav ji speak, that a time comes in the nation of, or in the time comes in everybody's lives, whether it's the life of an individual, whether it's a life of a family, whether it's a life of a nation, whether it's a life of a state, जिसे हम अंग्रेजी में inflection point कहते हैं. वो inflection point ऐसा point होता है जहां से आप एक डायरेक्शन पकड़कर या तो एक डायरेक्शन में जा सकते हैं या एक अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं, और फिर आपकी डेस्टिनी कंप्लीटली बदल जाती है. I think more or less Uttarakhand is also facing that inflection point. Uttarakhand को बने अब 20 साल हो गए हैं. This is the 20th year of Uttarakhand's formation, and I think the next few years will define कि क्या उत्तराखंड को बनाना एक सक्सेस था या उत्तराखंड का बनाना एक डिजास्टर था, एक मिस्टेक था. और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट सो मच फॉर द जनरेशंस दैट हैव गॉन बाय, but for the generations that will come, because, or the generations, the youth, because you are the generation that will live with the consequences of this decision, whether this was a right decision or whether this was a wrong decision. And much of whether this will get defined, and history will judge us, will also depend on the fact that how do we go from here. And I know I have 45 minutes, so I will try to speak in 20-25 minutes, but do stop me if I take longer than that, or 15-20 minutes, so that this is open for questions. But the reason I say this is that those who made Uttarakhand, and I had watched it as a young boy from a distance in Delhi, and then in college when it was being formed, and but my conclusion after moving around 2 years in Uttarakhand has been that they really fought and they really struggled because for what I call as an identity battle. They wanted to create an idea, felt, as being part of a larger state of Uttar Pradesh, that they wanted a new state where, because these were a distinct set of people. इन लोगों का ये अलग थे, इनका भाषा अलग थी, इनका रहना अलग था, जिनकी जो रिचुअल्स थे वो अलग थे, और ये डिफरेंट स्टॉक ऑफ पीपल हैं, और इन लोगों को एक डिफरेंट आइडेंटिटी चाहिए. तो जिसे मैं कहता हूँ एक आइडेंटिटी बैटल उन्होंने लड़ी, और उनका ये विश्वास था, which was rightly so, I presume, they were able to establish, and they felt कि in a democracy वो subsume हो रहा था in the case of being part of Uttar Pradesh. तो अगर एक अलग आइडेंटिटी बनती, एक अलग बनता, तो वो अपने को ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने पोटेंशियल को पूरी तरह निकाल के उभार सकते हैं. ये 20 साल पहले उन्होंने डिसीजन लिया. they were able to run a successful political and a social struggle, और उत्तराखंड स्टेट का निर्माण हुआ. अब हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 20 years. Now sociologists say कि 20 साल is the life of a generation. So this is a good time to evaluate कि ये क्या 20 साल के बाद ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ.
और इसके आगे कहां जाना है। अगर मैं इसका, मेरे व्यू में, एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन है, लेकिन अगर मैं इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से इसका मूल्यांकन करूं तो मुझे लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अभी न्यूट्रल टू नॉट क्लियर है, क्योंकि उत्तराखंड का निर्माण से उत्तराखंडियों का तो बहुत फायदा हुआ, कुछ उत्तराखंडियों का, वो जैसे हम कहते हैं कि नेशनल लेवल पे हम उत्तराखंडीज कंपैरेटिव हुए, लेकिन वो उत्तराखंडीज तो वैसे ही नेशनली और इंटरनेशनली कंपैरेटिव होते, उनको सिर्फ उत्तराखंड की पोस्ट फैक्टो आइडेंटिटी मिली। और जब मैं देखता हूं उत्तराखंड के अंदर लोग उस बात से बहुत गौरव लेते हैं कि उत्तराखंड के लोगों ने अच्छा किया, विच इज वेरी गुड, बट उसमें अगर हम रियली इवैल्यूएट करें तो उनमें से किसी का उत्तराखंड का कोई योगदान नहीं था, अदर देन द फैक्ट कि वो उत्तराखंड के मूल निवासी थे। और जैसे राम माधव जी ने कहा, उत्तराखंड के बनने से पहले भी उनका कई ऐसे उत्तराखंडी थे जिन लोगों का नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा योगदान था। तो वो अपने में एक मूल्यांकन का यार्डस्टिक नहीं हो सकता कि क्या उत्तराखंड का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, बट उत्तराखंडीज के लिए हुआ। उत्तराखंड के बारे में अगर हम 20 साल के बाद देखें तो मेरे, as I said, मेरे ख्याल से अगर मैं, I will talk to you through certain parameters, I think it is the audience system, I am not clear, but it is not a success. I can इतना मैं कह सकता हूं that I don't think it's a success as data and fact show. Identity, and the reason I have tried to, the reason when I went around Uttarakhand and I saw people talk about in villages, in small towns, in Dehradun, politicians, academics, etc., I found that what was lacking was that Uttarakhand won an identity battle in 2000 when it was formed, but Uttarakhand didn't evolve from there to decide where it did want to go 20 years from now. What was its vision? And part of the problems that we talk about today are because even today Uttarakhand lacks a vision. And one of the, in other areas I cannot comment, but in one area where it actually lacks a vision is its economic vision. Uttarakhand in 2020 of July, in my view, does not have an economic vision of what it wants to be. And I think that in 2020, that is a catastrophic position for any state in India to be in. Because that means in 2040, 20 years from now, the quality of living, the quality of life, the per capita income, and everything for these people will slip, while for the rest of the country will rise. India has a great future, but that does not mean every state in India will have an equal stake in that future. Just like as Uttarakhandis have done well, but some Uttarakhandis and their families have done well, not of all Uttarakhand has done well. So let us not mistake the two and try to think that will automatically happen. And let me tell you why I think so. So much so for the background. अगर आप उत्तराखंड को देखें तो Uttarakhand is 1% of the country, 1% of everything, 1% of the land mass. So we are about 1 crore people in about, just over 1 crore people in 130 crore people. हम 1% of the GDP है देश का. तो आज अगर मैं सब डॉलर बिलियंस और ट्रिलियंस में बात करूंगा, because in lakhs, crores, etc. will become very difficult for people in numbers. And आप सब इकोनॉमिस्ट हो सकता है ना हो, तो I will just try to keep numbers small. बट इंडिया की इकोनॉमी करीब $3 ट्रिलियन है, तो उसका 1% उत्तराखंड है. उत्तराखंड का जीडीपी ग्रोथ, जिसे कि रेट ऑफ प्रोग्रेशन उत्तराखंड का, वो भी बाय एंड लार्ज वही रेट है जो भारत का रेट है, करीब 7-7.5%, कभी 6%, उतना ही उत्तराखंड चलता है. और उत्तराखंड की जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब हर पर्सन की आय जो पर जीडीपी पॉपुलेशन से डिवाइड, वो भी बाय एंड लार्ज देश में बराबर सामान्य है. कुछ स्टेटों से ज्यादा है, करीब 26 स्टेटों में आज की तारीख में उत्तराखंड 10-11 नंबर पे आता है, स्लाइटली बेटर देन द नेशनल एवरेज, बट बाय एंड लार्ज एन एवरेज परफॉर्मेंस. तो हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हम देश का 1% है. और जब हम दिल्ली से बैठते हैं और जब दिल्ली से देश सोचता है, तो बहुत ऑब्वियस है कि जो आपकी कंट्री का 1% है, वो उसका जो अटेंशन स्पैन है पॉलिसी मेकर्स के लिए, जो देश के निर्माता है, वो उतना ही हो सकता है जितना राइटली जो 1% होना चाहिए. तो
और वही हमारे पॉलिटिकल नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट करता है। हमारे 5 सीट्स हैं 540 और 542 में, जो तो हम करीब 1% प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पर है। अब जैसे मैंने कहा कि जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं, हम इकोनॉमी को देखते हैं, तो हमको ये देखना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रही है देश के अंदर। पिछले कुछ सालों में इस देश ने कंक्लूजन किया है कि हम एक ओपन मार्केट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, जहां देश की 26 स्टेट्स अपने आप पे अपने अपने रिसोर्सेज की बेसिस पे कंपीट करेंगी, जिसके पास जो जो साधन होगा वो उस बेसिस पे कंपीट करेगा। और इसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि देश में ग्रोथ बराबर नहीं है। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो बहुत तेजी से चल रही हैं। एक्चुअली इस देश में आज सिर्फ ऐसी 5 स्टेट्स हैं जिनका जो ग्रोथ रेट है वो 10-10.5% से ऊपर है, ठीक है। और कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनका ग्रोथ रेट उससे बहुत कम है, उनका ग्रोथ रेट तो 5.5-6% पे है। और उनकी जो पर कैपिटा, जो अच्छी स्टेट्स हैं, जैसे जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स हैं, उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो करीब 3 गुना ज्यादा है बनस्बत उन स्टेट्स के जिनका जो पीछे चल रही है। मतलब अगर जो हमारी हाई पर कैपिटा इनकम है उनका अगर $1500 या ₹1500 आप मानेंगे, तो जो स्लोअर स्टेट्स हैं वो उनका 500 है। अब आइंस्टीन कहता था कि दुनिया का 8वां अजूबा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसका यह मतलब है कि अगले 20 साल के अंदर जो ये 1500 वाली स्टेट्स हैं, इनकी जो पर कैपिटा इनकम होगी वो 1500 से बढ़कर 3000 नहीं होगी, 15 से बढ़कर 15000 हो जाएगी। और जो 500 वाली स्टेट्स हैं जो पीछे चल रही हैं, इनकी बढ़कर 500 से बढ़कर 1500 हो जाएगी। तो जो आज 3 टाइम्स का डिफरेंस है वो 20 साल में 10 टाइम का डिफरेंस हो जाएगा। अब इसका इंप्लीकेशन क्या होगा यूथ के लिए? इंप्लीकेशन ऑफ द यूथ ये होगा कि जो स्टेट्स पीछे वाली स्टेट्स हैं वो आगे वाली स्टेट्स के लिए काम करेंगी। जो काम अच्छी स्टेट्स नहीं करना चाहती, अगर वो स्टेट्स अपनी स्ट्रीट्स नहीं साफ करना चाहती, अगर वो स्ट्रीट्स अपनी क्योंकि दे कैन अफोर्ड टू पे, तो उनके लिए उन स्टेट्स को काम करना पड़ेगा जो काम वो नहीं करना चाहती। क्योंकि नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ लेबर है। जब पंजाब के अंदर पंजाब एफ्लुएंट हो गया और पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बंपर होने लगे, तो पंजाब के किसान वेल्दी हो गए। तो उन्होंने कहा अब हम काम नहीं करेंगे, हमें काम करने के लिए बिहार का लेबर चाहिए। तो बिहार से लेबर आने लगा। तो अभी आपने लॉकडाउन में सुना होगा ये जो माइग्रेंट लेबर, कर्नाटक से झारखंड और बिहार में कई ट्रेनें चलानी पड़ी, क्योंकि झारखंड और बिहार का लेबर कर्नाटक में काम करता है। 20 साल बाद ये स्थिति और ज्यादा ग्रेव हो जाएगी, क्योंकि कर्नाटक जिस रेट पे ग्रोथ कर रहा है उस रेट पे बिहार नहीं ग्रो कर रहा। और जैसे मैंने आपको समझाया मैथमेटिकली, ये रेट ऑफ डिफरेंस बढ़ता जाएगा, नैरो नहीं होगा। और जैसे कि देश की नीति है, उन्होंने कहा है कि हर स्टेट को अपने अपने रिसोर्सेज पे कंपीट करना है। अब इन परिस्थितियों में उत्तराखंड का क्या होगा? अगर हम देश से तेज नहीं भागे तो हम देश की स्टेट से पीछे भागेंगे अपने एवरेज से, और जो स्टेट्स आगे बढ़ती जाएंगी उन स्टेट्स के लिए फिर हम फीडर स्टॉक का काम करेंगे। तो अगर हम ये स्थिति में नहीं होना चाहते, अगर हम स्थिति, दिस वाज नॉट द विजन ऑफ द पीपल हु फाउंडेड द स्टेट, तो हमको इसको बदलना पड़ेगा। लेकिन हम कैसे बदलें? One of the biggest problems of poverty is जब कोई आदमी कहता है कि भाई it is something like a individual, a family, वो कहता है मैं रईस होना चाहता हूं, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, पर मैं बनूं कैसे? मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो साधन नहीं है, मैं इस रेस में आगे कंपीट कैसे करूं? आप कह रहे हो मुझे ऐसा होना चाहिए, मेरे को बंबई के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कंपीट करना चाहिए, मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं है। हाँ, कुछ उत्तराखंड की भी स्थिति ऐसे ही है। अगर मैं इस देश इस स्टेट का बजट उठा के देखता हूं, जो ये इस गवर्नमेंट, तो हम जब गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, सरकार की तरफ देखते हैं कि सरकार हमारी मदद करेगी, तो एक्चुअली दिस शोज, एंड दैट इज व्हाट आई सेड कि 20 साल के बाद अगर हम उत्तराखंड का इकोनॉमिक इवैल्यूएशन करें
तो आई एम नॉट श्योर वेदर इकोनॉमिकली उत्तराखंड की जो इकोनॉमी पे इन्होंने हमारे जो हमने हमारा विजन डिलीवर हुआ, क्योंकि आज हमारी जो देश स्टेट का बजट है उसमें हम करीब 3,895 करोड़ रेवेन्यू में कमाते हैं और 3,892 करोड़ ही हम उसको एक्सपेंडिचर कर देते हैं सरकार चलाने में। हमारी सरकार के पास 1 रुपया नहीं है इन्वेस्ट करने को हमारे बजट में। एक्चुअली हर साल हमारे पास, मैंने देखा जाए कि हम एक्चुअली करीब 9,000 करोड़ रुपया का लोन उठाते हैं देश से। सरकार सेंटर से मांगती है, कहीं से मांगती है, कभी कुछ बेचती है, लोन उठाते हैं। जैसे गरीब परिवार होता है, जब वो अपना रेवेन्यू और इनकम से एक्सपेंडिचर नहीं मीट कर पाता तो उसको लोन लेता है। लोन लेने के बाद 9,000 करोड़ का हर साल करीब पिछले साल करीब 9,000 करोड़ का सरकार ने लोन उठाया और उस 9,000 करोड़ में से 3,000 करोड़ का इंटरेस्ट चुकता किया पुराने लोन पे। यहां तक कि आज हमारे स्टेट का लोन करीब 60,000 करोड़ है। 25% ऑफ हमारे जीडीपी लोन, और हर साल ये लोन बढ़ता जा रहा है बिकॉज हर साल हम लोन लेते हैं 9,000 करोड़ का। उस 9,000 करोड़ में से 3,000 करोड़ का हम लोन चुकता करते हैं और सिर्फ 6,000 करोड़ की हम कुछ इंडस्ट्री लगाते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर वो 6,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से तो कोई इनकम ही नहीं, या जितनी इनकम आती है उससे तो हमारे लोन का पैसा नहीं पूरा हो रहा। तो ये हम एक्चुअली इस पॉवर्टी के साइकिल में बढ़ते ही जाएंगे। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल पार्टी आएगी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, लेकिन अगर हम इसी डेटा को एक्सट्रापोलेट करते हैं अगले 20 साल के बाद, तो अनफॉर्चुनेटली उत्तराखंड और उत्तराखंड के यूथ का भविष्य मुझे बहुत ब्राइट नहीं दिखता और अपॉर्चुनिटीज बहुत ब्राइट नहीं दिखती, क्योंकि ये तो डेटा कह रहा है। और फिर हम रॉन्ग नैरेटिव में जाकर रॉन्ग चीजों पे प्राइड लेने लगते हैं जो प्रॉक्सी हैं हमारी अपनी सक्सेस के। तो फिर हम कहते हैं कि हम किसी एक इंडिविजुअल को, किसी एक उसको कहकर कि साहब वो उत्तराखंड का प्राइड है, वो उत्तराखंड, रॉन्ग सिंबल्स पे। मैं नहीं कह रहा कि सिंबल्स हमारे नहीं है, हमें राइट सिंबल्स पर अपने को प्राइड लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर हमारे पास, अगर हम और दूसरा कांस्टेंट हमारे पास, ये तो एक तो हमारा रेवेन्यू का कांस्टेंट है या फाइनेंसेस का कांस्टेंट है कि आज की तारीख में 2020 में हमारे पास वी डोंट हैव द कैपिटल येट टू कम्पीट। बाय द वे, ये सिचुएशन हर स्टेट की नहीं है। कई स्टेट्स के पास बड़े बड़े नेचुरल एडवांटेजेस हैं। किसी के पास, महाराष्ट्र के पास बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, इंडस्ट्री है। इस कंट्री के अंदर अगर 100 रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है, 60-70% महाराष्ट्र में चला जाता है। गुजरात के पास फैक्ट्रीज हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, कर्नाटक के पास टेक्नोलॉजी है, तमिलनाडु के पास कुछ है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो हर स्टेट के पास कुछ ना कुछ है और हर स्टेट अगले 20 साल में वहां का यूथ उस पर फोकस करेगा उसको कंपीट करने के लिए और अपनी स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ लोग इंटर स्टेट मूव करेंगे, नेशनल लेवल पे कंपीट होंगे, वो तो नेशनल लेवल पे उनका अब्जॉर्प्शन होगा। देश इसी तरह आगे बढ़ेगा कि जब हर इंजन आगे बढ़ता जाए, हर करेगा। लेकिन जैसे कि किसी भी समाज के अंदर जैसे मैंने कहा, हर परिवार बराबर नहीं बढ़ता, हर इंडिविजुअल नहीं बढ़ा पड़ता। कुछ स्टेट्स पीछे छूटेंगी, कुछ स्टेट्स आगे चलेंगी। फिर एट बेस्ट वी कैन होप 20 इयर्स लेटर, जब हिंदुस्तान 50 साल अपनी आजादी के मनाएगा, कि जो स्टेट्स आगे हैं वो हमको सब्सिडाइज करें, हमारी मदद करें। तो हम मदद के लिए मांगने जाएंगे। मेरे ख्याल से ये उत्तराखंड के कैरेक्टर के अगेंस्ट है और समय रहते अगर हम इस बात को रियलाइज करें तो वही पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो सबके लिए काम करता है, हमारे लिए काम करता है। अगर हम इसको आज ये डिसीजन ले लें कि हमें इसका डायरेक्शन, हम उस डायरेक्शन में नहीं होना चाहते 20 साल बाद, लेकिन हम एक ऐसी स्थिति में होना चाहते हैं कि हम लीड करें और उत्तराखंड का जो इकोनॉमिक आउटपुट हो या इकोनॉमिक ग्रोथ हो वो इस लेवल पर हो, तो उसका काम हमको आज शुरू करना पड़ेगा और हमको उसको उस रेट पर जल्द से जल्द आना पड़ेगा। और जैसे डेंग कहता था, जस्ट डू इट। और आई थिंक जितने हम में से जैसे लोग जो पब्लिक लाइफ में हैं या पब्लिक लाइफ में काम करते हैं, हमारा एफर्ट ऑफ डूइंग एनीथिंग इज फ्यूटाइल
अगर हम ये नहीं बदल सके, ठीक है ना, बिकॉज अगर हम ये नहीं बदल सके तो somebody like me, there is no point my wasting coming time and spending and talking to in उत्तराखंड, बिकॉज अगर हम यही एक चीज है, अगले 20 साल हमारे लिए यही एक चीज है, यही वो चीज है जो अगर सारी प्रॉब्लम्स को नहीं पर एटलीस्ट हमारी 70-80% प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। आपने पलायन की बात करी, आपने गढ़वाली लैंग्वेज की बात करी, ऑब्वियसली हमारे गांव खाली हो जाएंगे, जब खाने को नहीं होगा वहां तो लोग नीचे आएंगे, ऑब्वियसली जब लोग नीचे आएंगे और उनको यहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी तो वो देश भर में या विदेश में काम करेंगे, और जब वो देश विदेश में काम करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी लैंग्वेज भूलेंगे, वो आपका कल्चर भूलेंगे, वो वहां वो होगा। तो कुछ साल बाद, 20 साल बाद जब आप इसको मूल्यांकन करेंगे कि हमने जिस विजन से 90s में 80s में उत्तराखंड का निर्माण किया, क्योंकि हम उस पर डिलीवर कर पाए, तो आपको एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर दिखेगी फ्रॉम व्हाट वाज ओरिजिनली कंसीव्ड। तो एज आई सेड, इसके लिए एक ही मात्रा है, कई और वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन एक जिसे कहते हैं वाइटल वेरिएबल है, वो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ। उत्तराखंड मस्ट कमिट इटसेल्फ टू ग्रो एट 2 times the national average, not at the same national average as the country, minimum at 2 times, because always remember that in mathematics the advantage of conversion works smaller for faster growth on a smaller base. So मोदी जी को अगर 130 करोड़ लोगों को लेके बढ़ाना है देश की इकोनॉमी को, तो उत्तराखंड में तो सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं। उत्तराखंड तो साइज ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी इफ यू थिंक ऑफ इट फ्रॉम एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अगर 1 करोड़ लोग, अगर आपने जैसे वो यहाँ पे एक नेवल ऑफिसर थी जिन्होंने बताया, अगर आपको एक टैंकर का डायरेक्शन मूव करना है तो आपको तो इतना बड़ा हॉर्स पावर चाहिए, लेकिन अगर आपको एक छोटे शिप को मूव करना है, मनूवर करना है, उसको तो आप बहुत तेजी से मूव कर सकते हो। तो अगर उत्तराखंड को आगे बढ़ना है तो उसको अपना जीडीपी का ग्रोथ रेट डबल करना पड़ेगा एट मिनिमम। जब उत्तराखंड जीडीपी का ग्रोथ डबल रेट कर पाएगा तो सरकार के पास उतने पैसे होंगे, वो आपकी एजुकेशन इंप्रूव कर पाएगी, वो आपकी हेल्थ इंप्रूव कर पाएगी, वो आपकी सड़कें इंप्रूव कर पाएगी। वरना ये सरकार इस बजट के साथ किसी को भी आप चीफ मिनिस्टर बना दोगे, प्राइम मिनिस्टर्स बना दोगे, बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स लिया, वो इसको बदलेगी कैसे? क्योंकि हमारे पास पैसा है ही नहीं स्पेंड करने को फॉर ग्रोथ। तो हमारे को एक इकोनॉमिक विजन की बहुत जल्दी से आवश्यकता है कि हम करना क्या चाहते हैं, हम पहुंचना कहां चाहते हैं, और उसको पहुंचने के लिए हमारे पास शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ क्या है। क्योंकि टाइम हमारे साथ नहीं है। मैंने कहा 20 साल, 20 years is all you have for all the people who are sitting here and in this thing, in this. After 20 years, your opportunity will go missed and somebody else might come and try. At 20 years, India will celebrate, 25 years, India will celebrate 100 years of its independence. There is no doubt that India will be a phenomenal country in world power in terms of its resources, GDP, etc. But the unfortunate part is that it will not be equally spread. And sitting from where I sit, at today I do not see, as I said, why will Uttarakhand benefit? We don't have land. We are landlocked. We don't have any industry that is of critical size today that we can say we can compete against any other. If we put up a manufacturing plant today, Rajasthan can put up more, UP can put up more, bigger land, bigger size, bigger manpower, everything that we can do in the conventional thinking, somebody can do it 10 times more, 100 times more. We are only 1% of the country. So what should we do now? As Ram Madhav ji said, what did countries do? If you go back to history and you look, and I have taken 5 countries for an example, and I would like the youth to study that. Countries like Sweden, UAE, Israel, Switzerland, and Austria. 5 countries today that have the population of Uttarakhand, about 1 crore people. And affluence and GDP, which ranges from 20 times. Switzerland's per capita GDP is 700 billion as against 300 million of Uttarakhand. Sweden is at 515, 18 times the wealth of Uttarakhand. Israel, 10 times. Austria, 15 times. UAE, which was just nothing but a city-state, plain Registan, nothing, not even a speck of plant grows there, were able to convert and are $410 billion.
that is 14 times the size of Uttarakhand. Why did they do it? What was their people? They were not born. It was adversity. It was they said, we have got nothing. We have nothing to lose but the whole world to gain. So I will take the middle of the Registan, but I will do it so world class. First point, I will make Dubai such a world class city that everybody in the world will come to look at the desert in the middle of the desert. So they created Dubai, and in a span of 20 years, from being zero, they went to 410 billion. So the first rule is we have to think very big. Gone are the days when we can start thinking हम बकरियां चगाएंगे, हर्ब्स उगाएंगे और फिर यूपी में बेचेंगे, दिल्ली में अपने हैंडीक्राफ्ट बेचेंगे. अगर हम हैंडीक्राफ्ट ही बेचते रहे तो हमारी अगली 3 जनरेशंस भी हैंडीक्राफ्ट ही बेचती रहेंगी, और जब तक कि वो बड़ी से बड़ी मल्टी स्टोरेज और आईटीज डेवलप कर देंगे कर्नाटक में और तमिलनाडु में, और कोई ऑटोमोबाइल बनाएगा और कोई स्पेस में बात करेगा, हम बकरियों के से वो बनाते रहेंगे. दिस इज द रियलिटी. When, so that is the first, we have to think big. Second, we cannot compete locally. We have to go global. Time for competing local is over. Uttarakhandis have taught us one thing. As I said, we have to take Uttarakhandis are the best talent in the world. With 1% of the country, we punch more than our weight. Har daga. We learned very quickly because our size is small. If we go by talent, if we go global, we are globally competitive. हम हर क्षेत्र में जाते हैं, हमको कोई कोटे की जरूरत नहीं. कोई बात कर रहा था कि हमको उत्तराखंड के अंदर हमारे को अपनी प्रोटेक्शन की जरूरत. प्रोटेक्शन हारने का मैकेनिज्म है, प्रोटेक्शन डिफीटिस्ट मैकेनिज्म है. प्रोटेक्शन मैकेनिज्म तो है जब आप कहते हो मैं अपने किले बनाऊंगा और मेरे किलों के अंदर मैं सेफ हूंगा. अहमद शाह अब्दाली ने कोई किला नहीं बनाया था, बाबर ने कोई किला नहीं बनाया था. उसने कहा कि मैं अफगानिस्तान की लड़ाई हिंदुस्तान के फील्ड पे लड़ूंगा और यहां जीतूंगा. उसने अफगानिस्तान में कोई किला नहीं बनाया, सारे किले उनके यहां बने. हम किलों के अंदर बैठे रहे, हम 1000 साल गुलाम रहे. अमेरिका ने कहा कि अगर हमने लड़ाइयां लड़नी, हम न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पे नहीं लड़ेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे अफगानिस्तान के अंदर. अगर जीतना है तो यू हैव टू गो ग्लोबल. और उत्तराखंडी जिस उत्तराखंडी ने उत्तराखंड का बॉर्डर क्रॉस किया, उसने जाके अपना नाम कहीं ना कहीं क्रिएट किया, चाहे मीडिया हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, किसी भी एरिया में. सो उत्तराखंड हैज टू चेंज इट्स माइंडसेट. वी हैव टू गिव अवे दिस माइंडसेट कि हमें अब ग्लोबल जाना है. हम यूपी को नहीं हराना, हमें राजस्थान को नहीं हराना, हमें उत्तराखंड से बैठकर दुनिया के अंदर अपनी सर्विसेज को डिलीवर करना है, अपने प्रोडक्ट. हमें उत्तराखंड से ग्लोबल जाना है. हमें बड़ा सोचना है, हमको ग्लोबल जाना है. हमें तीसरी चीज, हमको जैसे आई सेड, सारी उल्टी सीधी पॉलिटिक्स, ये कुमाऊं, ये गढ़वाल, ये पहाड़, ये प्लेन, इस सब को भूलकर अगले 20 साल सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना है. हमें लीडरशिप का नैरेटिव चाहिए. हमें लीडरशिप ऐसी चाहिए जो हमको सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करे. क्योंकि अगर हम 20 साल इसको फोकस कर पाए तो हमारी आने वाली जनरेशन और बाकी चीजों पे बात कर सकेगी. फिर हमारे पास इतने रिसोर्सेज होंगे कि हमको अपनी लैंग्वेज को नहीं बताना पड़ेगा. हम हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के अंदर गढ़वालियों के कई स्कूल इंडोमेंट्स फंड कर सकेंगे कि गढ़वाली पे हमारे रिसर्च हो या कुमाऊनी पे रिसर्च हो. क्योंकि जब तक हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, हम कंपीट कैसे करेंगे. और जैसे मैंने कहा, हम किसी के लिए वेट नहीं कर सकते. कोई नहीं आने वाला, दिल्ली से कोई नहीं आने वाला आप लोगों का भविष्य सुधारने के लिए. यहां तक कि इस पेंडेमिक ने सिखाया है कि अगर जब क्राइसिस आएगी तो सब लोग आइसलैंड से लेकर, दुबई से लेकर, ऑस्ट्रिया से लेकर वापस अपने गांव आ रहे हैं. तो अभी तो सब कुछ यहां करना पड़ेगा, वहां भी जगह नहीं होगी. तो वो तो नहीं आने वाले आपको बचाने के लिए. मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ नेगेटिव सेंस. आई एम सेइंग accept the reality and convert it into a positive thing. If no help is coming, then as Ram Madhav ji said, as Prime Minister said, Atmanirbhar. But not Atmanirbhar by subsistence existence, by saying कि अच्छा ठीक है थोड़ा सा और कर लेंगे, हमें क्या जरूरत है, हमें तो सिर्फ दाल रोटी चाहिए, हम तो छोटे से गांव के घर में रह लेंगे. क्यों रह लेंगे? हमें ऐसी कौन सी ऐसी प्रतिभा नहीं है, हमें ऐसी कौन सी स्किल नहीं है, हम मेहनत नहीं कर सकते, हम इंटेलिजेंट नहीं है, हम एजुकेटेड नहीं है. हर बेंचमार्क में हम देश के एवरेज से अच्छा है. लेकिन जब हम अपने परफॉर्मेंस पे आते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस एवरेज टू लो सब स्टैंडर्ड है. तो हमें एटलीस्ट हमारे यूथ को तो इस बात को कमिट करना चाहिए. और रॉन्ग आइकन्स पे अगले 20 साल भूल जाएं कि हम पास्ट में कितने अच्छे थे और हमारे उत्तराखंडियों ने कितना अच्छा किया. ये इररिलेवेंट है. ये बताओ कि उत्तराखंड ने क्या किया.
हमने क्या हमारा बैलेंस शीट, क्या हमारा रेवेन्यू, क्या हमारे इंडिकेटर्स बेस्ट हमको इंडिकेट करते हैं कि हम कंट्री के अंदर एटलीस्ट नेशनली कंपेटिटिव हैं एज अ स्टेट? तो एज आई सेड हमको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। और फोर्थ थिंग जो हम कह रहे हैं कि हमको जो हमें करना पड़ेगा वो हमें करना पड़ेगा मेरे ख्याल से ऑन फोकस ऑन सर्विसेज। हमारे पास बहुत हाई क्वालिटी स्टॉक है। जैसे एज आई सेड समबडी लाइक मी, मैं कई साल आई लिव्ड इन न्यूयॉर्क, आई लिव्ड आई वेंट टू सम ऑफ द टॉप स्कूल्स, आई हैव competed globally with the best and the brightest in the world, right? At an international, not at a national level, at an international level, on Wall Street, etc. And I have traveled maybe much of the world, if not all the world. And I can say this not out of self-effacing or and I've traveled across the country in the last 10 years running India Foundation from the Northeast to Tamil Nadu, to Kashmir, to everywhere. And I'm not saying this for eugalizing and for self-gratification. I have also come to the conclusion in my 2 years of moving around in Uttarakhand, that I have never seen a better quality stock of humans than I have seen in Uttarakhand. I have seen it underperform. I have been underwhelmed by its performance, but the quality is there. It just needs harnessing. We need to go and believe in ourselves that we can do it. And it is up to this youth that how and what we can do. So, the point I'm trying to make is that Uttarakhand needs an economic vision. Uttarakhand now needs to get out of this stupor of believing that if it is business as usual, incremental growth, थोड़ा बहुत चेंज, थोड़ा एक मॉल खुल गया, एक सड़क देहरादून में हो गई, एक हर गांव में सड़क पहुंच गई, is unfortunately not going to cut the ice, because हम इस रेस में पिछड़ रहे हैं। ठीक है, और जब हम एक जगह रहते हैं वहां हमको फिर हम क्या करते हैं, फिर which is rightly so, every individual, every परिवार has the right to skip, and Palayan is nothing but skip. It is escape from a life of misery to a promise of a better life. And ये बड़ा natural human trait है. I am where I am today because my grandfather left 100 years ago. If my grandfather hadn't left 100 years ago and was still in Giri, I would also be in Giri. It was the promise of a better life. But the question is that, can I create circumstances where my daughter wants to come back and work here? And why is just my daughter is in Uttarakhand? If I'm so good, even somebody जो कनेटिकट में रहता है उसकी बेटी भी आके यहाँ काम करना चाहिए. आफ्टर ऑल हम भी तो जाते हैं बॉस्टन, हार्वर्ड में पढ़ने, क्योंकि वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है. तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि रिवर्स माइग्रेशन हम चाहें? हमें माइग्रेशन नहीं रोकना है, बिकॉज माइग्रेशन रोकने की तो वो हारी भी लड़ाई, हम वो लड़ाई जीत ही नहीं सकते. हमको वो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करने, हमको वो प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करनी है अगले 20 साल में कि उत्तराखंड का आदमी नहीं, हिंदुस्तान का हर आदमी यहां आकर रहना चाहे. और हम बोल दें कि नहीं, यहां जगह नहीं यहां पर, नॉट बिकॉज यहां के इमिग्रेशन के लिए लंबी लाइन है, जैसे कि आज यूएस के और वहां के इमिग्रेशन के लिए लाइन है. अगर आप ऐसा इन्विजन कर सकते हैं, अगर आप ऐसे उत्तराखंड का निर्माण कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आप अपने पूर्वजों के लिए जिन्होंने इतनी आहुति दी स्टेट को बनाने के लिए, आप उनको जस्टिस कर सकते हैं. अगर आप ऐसे निर्माण उत्तराखंड का नहीं निर्माण कर सकते, तो आप सबको ये करना चाहिए कि अपना बिस्तर बोरिया पकड़ो और जिसको जहां मौका मिले वो निकलो, क्योंकि ये इन द इवेंट ऑफ दैट इट इज अ सिंकिंग शिप, एंड इट्स अ सिंकिंग, एंड यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनीबडी. डोंट रिलाई ऑन द स्टेट, डोंट रिलाई ऑन दिल्ली, डोंट रिलाई ऑन द प्लैटिट्यूड्स दैट द पॉलिटिशियंस, एवरीबॉडी विल से कि हो जाएगा, ऐसा करेंगे. Because at the end of the day, nobody is going to come and help you. It is going to be yours. So, but if you decide that here and no more, Atmanirbhar, we are going to fight, we are going to change the narrative, and we will continue to do this, you can turn the tide. As I said, many countries have done it. And that is why these young events like these are important. Because even though a small minority, even though not right now the narrative, you are the people, if you are the brightest minds, if you are the smartest mind, always remember history has shown that a small bunch of people with brighter minds, with brighter skills, are able to defeat much larger forces of status quoists,
who have a vested interest in things continuing as it is. Even, and I was involved in the 2014 elections, and I will tell you, at that time, BJP was a very small party. There was there were status quos that were there who were much bigger and much stronger. The reason we were able to outmaneuver them, because 5 years ago, we had created institutions like India Foundation, and we had started working on those issues, knowing that our adversary was bigger in a political context, was bigger and sharper and had more resources. So we had to be nimbler, smarter. We had to innovate faster and come up. So we have to go for big thinking. We have to go for radical thinking. Can we change public life in Uttarakhand? Can we change the way of academics is done? Can we create new enterprise? This pandemic, can we create a mass of people, young people, motivated people that can become the agents of change? And if this Young Thinkers Forum, it will be slow in the beginning. If you all can start to do that over the next 4 or 5 years and create a critical mass, then we have a chance of winning this game. Then we are in the game of winning this game. And when I say it's a winning game, I always come back into the context that, because I come from a background which has never thought so much from a state, but always from the country. But if I think of from a country, think that would be the yeoman service that Uttarakhand can do to India. अगर इंडिया एक बहुत बड़ी थाली है और उसमें एक परिवार की तरह हर स्टेट कुछ ना कुछ पिरोती है, कुछ ना कुछ योगदान करती है, कुछ लाती है, कुछ उस थाली के अंदर करती है, कोई दाल लाता है, कोई चावल लाता है, उससे हमारे देश की थाली अच्छी बनती है. तो क्या इसमें क्या ऑनर है कि हम 1% थे और हमने एक ही जितना लाए उतना ही खा गए. बात तो हमारी तब है जब हम उस थाली के अंदर हमने 1 यूनिट खाया और हमने 5 यूनिट डाला, तब तो हमने कोई नेशनल कंट्रीब्यूशन किया. हमारे पुराना टाइम था, हमारे ग्रैंडफादर्स ने, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने इस कंट्री के बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए ह्यूमन सर्विस दी. लोग कहते थे कि जब इस देश की सिक्योरिटी पे प्रॉब्लम आती है एज अ फ्रंटल स्टेट, हमारे लोग अब देने को तैयार. हम आज भी वो देते हैं, बट आज की आने वाली लड़ाई दूसरी तरह की लड़ाई होगी. उसमें वो थोड़ा बहुत जरूरी होगा, लेकिन हमारे को उतने ही साइंटिस्ट चाहिए, उतने डॉक्टर्स चाहिए, उतने इंजीनियर्स चाहिए, उतने इनोवेटर्स चाहिए, उतने रिसोर्सेस चाहिए. हम दूसरी लड़ाई देश का योगदान दे सकते हैं विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर ब्रेन. अब तो हम सरकारी नौकरी का नहीं वेट कर सकते, आर्मी में रिक्रूटमेंट का वेट नहीं कर सकते. अगर हम वो करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन छोटा होगा देश को. जैसा कहा, मेरी इस स्टेट से बहुत अपेक्षाएं हैं, एंड इस स्टेट में मैंने पोटेंशियल देखा है. मैं स्टेट में मैंने लोग देखे हैं, मैंने गांव में ऐसी प्रतिभा देखी है कि हम ये कर सकते हैं, हम इसको हम डिलीवर कर सकते हैं. और मुझे लगता है कि हम आप सबका साथ रहेगा तो इसको करेंगे भी. प्रॉब्लम्स आएंगी, इट विल नॉट बी इजी, it will not be a straight one, but it is not that difficult. हमारे पास थोड़ा मोमेंटम है. हमारा एवरेज बाय एंड लार्ज देश का एवरेज है. हमारे पास बिनाइन गवर्नमेंट्स हैं, अच्छी सपोर्टिंग गवर्नमेंट्स हैं, और हमें बस कोशिश करनी चाहिए. और अगर आप लोग इस नैरेटिव को बदल सकते हैं, अगर आप लोग हम सब मिलकर बल्कि इस नैरेटिव को बदल सकते हैं, तो आई थिंक हमको इस इकोनॉमिक विजन पे डिलीवर करना जरूरी है और हम कर सकते हैं. और हमको इस विजन को एक सिंपल विजन बनाना पड़ेगा, इसको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा. हमको अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने समाज को समझाना पड़ेगा. और हमको थोड़े समय के लिए ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार ये मेरे लिए क्या बेस्ट है. हमको अगले 10-15 साल ये देखना पड़ेगा कि हमारे स्टेट के लिए क्या बेस्ट है. और नॉट जस्ट बाय इंटेंशन, but I'll close it with what Ram Madhav ji said, just do it now. So with this, as I said, I have not attempted to lay down for you an economic vision, because I myself am not 100% clear, but I am working on it. I think a lot about it. I think if I can even play a small role in guiding and goading the state towards that, then I would have thought that my contribution was useful. Because as somebody who can see it from that, I see the downside of not doing it is much more than the upside of doing it. So I hope I have taken more time than I should have, but I'm sorry, but I'm open to questions now.
थैंक यू सो मच शौर्य जी. आई थिंक हम सभी आपने कहा आपने टाइम एक्सीड कर लिया, पर मुझे लगता है अगर आप और आधा घंटा बोलते तो हम सब वो भी सुनने को तैयार थे, बिकॉज आपने जो भी इश्यूज रेज किए और जो आपने पॉइंट्स बोले वो मीठे नहीं थे, वो हार्ड हिटिंग थे, और वो पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है जिस पे हम सबको फोकस करना है आने वाले उत्तराखंड के लिए. जो आपने थिंक बिग की बात कही, थिंक ग्लोबल की बात कही, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से. और बहुत सारे सामाजिक क्षेत्र से जुड़े युवा भी हमारे साथ आज जुड़े हैं. हमने देखा है कि जब भी हम बदलाव की बात करते हैं, गांव को बदलने की बात करते हैं, तो हम वही हैंडीक्राफ्ट, चटनी, बुरास का जूस, हम उसी तक आज भी सीमित हैं. हम ग्लोबल सोच ही नहीं रहे हैं. हम दिल्ली के ट्रेड फेयर या मुंबई के कौथिग तक ही अपनी प्रोड्यूस को, अपने टैलेंट को वहां तक ही उसको रोक के रख रहे हैं. और जैसा कि आपने कहा कि उत्तराखंड की बाउंड्री से बाहर जो भी उत्तराखंडी गया है वो देश ही नहीं ग्लोबली एक तरीके से शाइन किया है. सो डेफिनेटली वी हैव ऑल द टैलेंट, but are we asking the right questions? I think a lot of questions that you have posed today from this forum are what is going to guide the future of Uttarakhand for the next 20 years. And I'm extremely hopeful that all the youth that has connected with us through this interactive conference and is watching us live on Facebook, Twitter, all of these forums, I hope that some of them get triggered by your very, very moving sort of, I'm going to call it a call for action. मैं इसको एक भाषण नहीं कहूंगी, एक कॉल टू फॉर एक्शन था कि सोचने का, चर्चा करने का, परिचर्चा करने से हमें अब आगे निकलना है. और वाकई अगर हम आज नहीं जागे और अगले 20 साल के बारे में नहीं सोचा और इसी बात पर डिपेंडेंट रहे कि सरकार क्या करेगी या पॉलिटिशियंस क्या करेंगे या गवर्नमेंट क्या करेगी, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं बदलने वाला है. सो आई थिंक इट्स अपॉन अस, द यूथ ऑफ उत्तराखंड, to really step up our game and think of how we can think big, how we can think global. And then और सारी बातें, आज जितने भी हमारे सुबह से स्पीकर्स थे, उन्होंने भाषा की बात कही, उन्होंने कल्चर की बात कही, बट जो मूलभूत चीजें हैं कि जब गांव में इनकम नहीं होगी, जब हेल्थ सर्विसेज नहीं होंगी, तो ये सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं, ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होती रहेंगी. सो वी हैव टू put economic growth at the center of the Uttarakhand story. So thank you so much for your very, very relevant and moving address, Shaurya ji. And मैं सवाल कुछ देख रही हूँ. Let's so राकेश पोखरियाल जी सवाल पूछना चाह रहे हैं एक. राकेश पोखरियाल जी को क्या हम स्क्रीन पे ला सकते हैं, रौनक? Vishwas Kukreti ji also has a question, if we can connect with him. And I see a hand raised. Sachin Pawar ko unmute kar sakte hain? I'm going to unmute Sachin. Hello, ma'am. Hello, everyone. My name is Sachin, and I'm a CA final student. Will be giving my examination in November this year. So I completely agree with the point that UK has lost an economic vision. We don't have an economic vision. And in that forefront, I would like to point out that as compared to the other states, our state do not have any manufacturing companies. So, and we cannot bring manufacturing companies in our state because of the natural habitat we have to protect. So my key focus would be on the service sector. Can we focus on the service sector and make our state a service hub? No, we can do a lot of R&D. वो है ना, क्या नाम है अभी उसने. Thank you Sachin. मैं एक और सवाल ले लेती हूँ so that you can answer the questions together. Rakesh Joshi ji, is he there? Can we take him on screen? He is asking several questions, so I want to make sure that. Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Rakesh Pokhriyal ji, is he there? Okay, Rakesh Pokhriyal ji को unmute कीजिए.
Hello? Can you hear me? Yes, we can hear you. Yeah, I'm Rakesh Joshi from Mumbai. My question to Mr. Shoria was that what can be the short-term and long-term plans which the government should work upon to ensure that we have a faster GDP growth as per his opinion. So what are his views on that? Thank you for your question. We'll just finish. I'll answer both these questions. In sort of somewhat related way. And the first speaker asked me the question that can we focus on services? Yes, we can focus on services, but there is no record of economic growth where you can grow just on the back of services, because you need to have a manufacturing base. But as I said, in today's world, manufacturing base is not confined to only manufacturing as we conventionally understood. कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आप स्टील बनाओ, कार्स बनाओ, आयरन ओर करो, वो कंज्यूमर गुड्स बनाओ. आज की तारीख में बल्कि जो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग डज नॉट रिक्वायर टू मच ऑफ लैंड. तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू सॉल्यूशंस, बट उत्तराखंड कुड. व्हाई इज उत्तराखंड नॉट मेकिंग सेमीकंडक्टर चिप्स? चिप्स तो इतने बड़े हॉल में बनते हैं, और उसकी जो आउटपुट होती है, वो जो ग्रॉस जीडीपी होगा, वो 1000 टाइम्स होगा ऑफ एन आउटपुट ऑफ अ स्टील प्लांट. सो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, precision manufacturing can actually happen even for states that are landlocked and do not have too much of land. Then somebody asked me, but again, I'm just giving one example. I'm just trying to counter argue. I'm not saying that this is the only solution. But you absolutely asked me one question, that what can the state and the government do? Of course, my view on this is a little bit radical. I think that unfortunately we don't have time to see the configuration of the state and the government and is wrongly designed architecture for a fast growing economy. Because ये जो तंत्र बना हुआ है, ये बना हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ साइलोज एंड डिस्ट्रिक्ट्स, एंड इससे आप इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते. ठीक है, मतलब बिकॉज इसका डिजाइन ही ऐसी बात है कि इस मशीन का डिजाइन ही नहीं बनाया गया उस चीज के लिए. ये गाड़ी बनाई नहीं गई 150 किलोमीटर की स्पीड के लिए. ये तो बैलगाड़ी का डिजाइन है, और ये तो बैलगाड़ी है, इसको तो बैलगाड़ी की स्पीड पे वो उसका इंजन ही नहीं है 100 किलो. अगर आपको मूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वन ऑफ द थिंग्स यू शुड बी डूइंग राइट नाउ इज फोकसिंग ऑन अ फ्यू की इंडस्ट्रीज and trying to bring new capital into Uttarakhand. You should only be judging and saying हर महीने उत्तराखंड के मीटर पर, ये जो देहरादून के चौक है, इस पे कितना रुपया उत्तराखंड में निवेश हो रहा है, कौन किस. बिकॉज जब कैपिटल आएगा तो आपको बेस मिलेगा कुछ करने का. तो सबसे, और जो कैपिटल आएगा वो तभी आएगा जब उसको लगेगा कि यहां पर मेरा रिटर्न आएगा. अगर मैं 100 रुपए लगाऊंगा तो मेरे 110 रुपए बनेंगे तभी तो आप जब करेक्ट मेट्रिक को मेजर करेंगे, जब गवर्नमेंट करेक्ट मेट्रिक को मेजर करेगी, तो फिर वो सही काम करना शुरू करेगी उस पर डिलीवर करने के लिए. बनस्बत हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो पॉलिसीज हमारे को पेपर पे अच्छी लगती हैं, और हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं, बहुत एक्टिविटी कर रहे हैं, बट जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो 20 साल बाद तो लग रहा है कि आप तो अभी भी लोन पे चल रहे हो, आपकी तो इनकम और वही नहीं मिल रहा. तो आप कर क्या रहे थे पिछले 20 साल से? मतलब आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, बट जस्ट तो शॉर्ट टर्म मेजर के अंदर मेरा व्यू ये है कि अगर हमने 20 साल ग्रो करना है तो पहले 2-3 साल हमको मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर हमको मैसिव स्किलिंग चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को डिलीवर करने के लिए स्किल्स चाहिए होंगी. इन्वेस्टमेंट को करने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमको मेजर करना चाहिए. वही मैंने कहा, हमको एक बोर्ड पे जैसे हेल्थ बुलेटिन आता है कोरोना का, ये बुलेटिन देना चाहिए कि आज हमारे देश में स्टेट में कितना इन्वेस्टमेंट आया, आज हमारे स्टेट में कितने स्किल्स हुए. ये करना मुश्किल है बिकॉज इट्स एवरीडे स्कोर कार्ड. ठीक है ना, हमारे कितने स्किल्स हुए. और तीसरी चीज, वो चीज हमारी जो है वो कितनी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है. मेरा मतलब वो किन उन सेक्टर्स में है जिससे हमारा प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है. तो जब हम
हमारे पास निवेश आएगा, टैक्सेस आएंगे, फिर हम अपने बच्चों की हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे, गांव के स्कूल में इन्वेस्ट करेंगे, वो हमारे कल का पोटेंशियल को भी आगे बढ़ाएगा। ये हम इस रेट ऑफ ग्रोथ को, क्योंकि जैसे मैंने कहा कंपाउंडिंग के ग्रोथ को मेंटेन करना है टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ वेल्थ। तो हमको इसको ये नहीं कि हम 1 साल करें 2 साल करें और फिर रुक जाएं। दिस इज हाउ स्टेट्स लाइक गुजरात under Prime Minister Modi managed to swing themselves from 2000 to 2014 that he was the chief minister. He worked very hard for the first 3-4 years to build the infrastructure. Then he started Vibrant Gujarat and investment started pouring in. And once investment started pouring in, then factories started coming up. And factories started coming up, then people started getting employed. When people started getting employed, they had more money to spend. When they had more money to spend, then people started putting up good schools. Then their children started. Then he started making doctors who could connect from roads, live in a village, but drive to on the weekend to a mall. So then the virtuous cycle started of people going back to Gujarat and starting to so we have many examples of states that we can study and then customize them to our state, but they have to remain on one thing: rapid growth, rapid economic growth. तो बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में जिससे हम इस इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करेंगे, लेकिन हमें अपने पूरे डिजाइन आर्किटेक्चर का उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जिसमें अपने कुछ चैलेंजेस हैं। बट आई एम होपिंग कि सरकारें, अगर आप लोग उस चीज को डिबेट को ऑन द फोरम डालेंगे तो द गवर्नमेंट्स विल बी फोर्स्ड टू थिंक and bureaucrats and politicians will be forced to think. As thinkers, that's your job, to start bringing that discussion into the public domain. Civil society here in the Uttarakhand is not that yet developed. So the role of politics and state comes into the picture, at least for providing conducive environment to grow. Right? For instance, we talk about Gujarat, right? It has its own financial capital and then social capital as well. But a state like Uttarakhand, which lacks resources, it has not human capital, but we are not able to enhance that, as you say. So, what is the role of politics in state like Uttarakhand, and how can we contribute towards that? Because if we want to contribute, for instance, ease of doing business or the startup policy in Uttarakhand, it's so much bureaucratic that we cannot maneuver to that. How can we change that? See, again, small mouth, big talk. But if I were to hazard a guess, I think if I were to give one piece of advice to politicians in this state, or again, one thing that I personally experience, the job of the state or the job of political leadership is to give direction. What this society needs, I think, in Uttarakhand is we need a huge public awareness campaign inside the state to tell our parents, not tell our youth, tell our parents that सरकारी हमें अपने काम में इज्जत है। मैं जब गांव हमें आप एक बार मौका दो कि हम आपको वी कैन मेक यू प्राउड बाय डूइंग व्हाट। अगर मैं चाय बेचता हूं, मेरे को ये मत बोलो कि गढ़वाल राइफल में भर्ती हो जाओ, या मुझे ये मत बोलो कि सरकारी नौकरी में क्लर्क बन जाओ। मुझे एक मौका दो अपने को प्रूव करने का कि मैंने अपने जीवन में देखा, पेरेंट्स आपसे कुछ नहीं चाहते, हमारा समाज हमसे कुछ नहीं चाहता। जैसे हमारे पेरेंट्स, जैसे somebody said, ओनली चाहते हैं कि वो they be proud of himself, like that boy explained to us, Our leadership has to go and create an environment across the villages, rather than doing other kind of promotional material and saying कि पोलियो बचाओ, ये करो वो करो, सब important है, but जाके लोगों को बोलो अपने बच्चों को मौका दो, उनको डराओ मत, उनको आत्मनिर्भर होने का, उनको आत्मसम्मान दो, उनको बोलो कि हाँ, इन पहाड़ों को फाड़ के तुम्हारे पूर्वजों ने धर्म को जिंदा रखा, अब तुम्हारी जनरेशन के लिए इस पहाड़ को फाड़ के देश के लिए ऐसा बना दो कि दुनिया देखे कि यार अगर स्टेट है तो उत्तराखंड है, तुम कर सकते हो, तुम्हारी यही तो ब्लड था तुम्हारे वेन्स में जिसने इसको कर सकते हो, बस उनको इतना दो, फिर स्टेट को कुछ करने की जरूरत नहीं। स्टेट ये नंगी स्टेट क्या लाके देगी रिसोर्सेस? That's true. Why would I rely on them?
the question is just give them the opportunity, give the youth a chance to say, we back you, we are with you, we are proud of you, go build world class. So one of the things the state can do is just tell themselves, we only exist to do one thing, we don't exist, यहाँ कोई crime नहीं है, यहाँ कोई terrorism नहीं है, यहाँ कुछ इतनी बड़ा infrastructure, हम किस लिए status को maintain कर रहे हैं? हम ये स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्ल को एक बेटर चांस हो, हम कुछ बना रहे हैं, हम कुछ निर्माण कर रहे हैं, कुछ एक भविष्य बना रहे हैं। अगर हम अपना डिस्कोर्स, अपनी लीडरशिप का उस डायरेक्शन में चेंज कर दें, तो बाकी तो ये सब बच्चे हैं ना, ये सब टैलेंट है, ये गांव में टैलेंट है, फिर वो तो हमारे को सबसे पहले आई थिंक वी हैव टू चेंज, वेयर टू स्टार्ट। वरना हमारी सबसे बड़ी इंपेडिमेंट हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारी अर्लियर जनरेशन है, जिसने पॉवर्टी, जो डरी हुई है, जो सोचती है कि भविष्य हमारा सरकारी नौकरी में सरकार की तरफ है, ठीक है, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति थी, वो टाइम था, वो टाइम लग गया, वो टाइम गुजर गया। अब वो ना सरकार है, ना सरकारों के पास नौकरियां हैं, ना सरकारों के पास रिसोर्सेज हैं, ना वो टाइम अभी आएगा। तो हमें सबसे लीडरशिप का सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप समाज के अंदर इनेबल, आपको कोई रूल बदलने की जरूरत नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की जरूरत नहीं, वो सब एग्जिस्ट करता है भाई। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं, उनको बदलने में देश के लिए कोई नया कानून आया था क्या? उनके पास कोई नया संविधान था? यही ब्यूरोक्रेसी थी, यही लोग थे, यही सिस्टम था, सिर्फ मानसिकता अलग थी, सिर्फ विजन अलग था, सिर्फ एक डायरेक्शन अलग है, इसलिए देश एक डायरेक्शन में चल रहा है। तो हमें सबसे पहले वो बदलना है, और हमें अपने लोगों पे भरोसा रखना है कि यार ये कर सकते हैं, ये यूथ कर सकता है, फिर आप देखना चीजें खुद ही अपना मोमेंटम पकड़ेंगी। आई थिंक वी शुड लीव नाउ। थैंक यू सो मच शौर्य जी, एंड थैंक यू ऑल कि आपने इतने अच्छे सवाल पूछे, इसने सेशन को और भी एंगेजिंग बना दिया। तो इसी के साथ ही हमारा जो आज का पहला सत्र था, इस पहली उत्तराखंड यंग थिंकर्स मीट का, हम इसको समाप्त करते हैं। एक बार फिर शौर्य डोभाल जी का और अपनी टीम के सारे सदस्यों का, और जितने भी आज हमारे साथ साथी वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं, उन सबका मैं एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। और ये याद दिलाती हूँ कि आज शाम 5 बजे से हमारा दूसरा सत्र है। बहुत से एमिनेंट स्पीकर्स हमारे साथ शाम को जुड़ रहे हैं। गढ़वाल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल जी, उत्तराखंड के PCCF श्री जयराज जी, हंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्वेता रावत जी, ये सब वो स्पीकर्स हैं जो आज शाम को, जिनके विचार हमें सुनने को मिलेंगे। और कुछ आप में से ही युवा हैं जो कुछ प्रेजेंटेशन भी शाम को करेंगे, तो जरूर जुड़िएगा। और एक और बात बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कल जो हमारा वैलिडिक्टरी सेशन होगा उसमें वो हमारे साथ रहेंगे, और जो हमारा ये इनिशिएटिव है इसके बारे में उनके क्या विचार हैं ये भी सुनने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।